हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑडिटिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। सबसे पहले हम प्रिंसिपल का मीनिंग देखते हैं। द वर्ड प्रिंसिपल इम्प्लाइज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ बेसिक रूल और अ रूल स्पेसिफाइड इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल है उसका मतलब कि एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रिंसिपल का मतलब है कोई एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ जो हर जगह यूनिवर्स में अप्लाई होता है, कोई ऐसा बेसिक रूल या कोई ऐसा स्पेसिफाइड रूल जो कि एक एक्टिविटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ऑडिट प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? ऑडिट प्रिंसिपल्स आर बेसिक ट्रूथ्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिट प्रिंसिपल्स वो बेसिक ट्रूथ हैं जो कि एक इंडिकेशन है उन ऑब्जेक्टिव्स का जो ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग के हैं। जैसे ऑडिटिंग के अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस हिसाब से सर्कमस्टांस होंगे उस हिसाब से ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है। तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का उसको इंडिकेट करने के लिए जो ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिक ट्रूथ की तरह काम करते हैं। द ऑडिट प्रिंसिपल ऑल्सो सजेस्ट, यहाँ पर जो ऑडिट प्रिंसिपल है वो सजेस्ट करते हैं द मैनर इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट आर टू बी एकम्प्लिश्ड। यानी ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक ट्रूथ्स हैं ऑडिटिंग प्रिंसिपल के, ये आपको ये भी बताते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटेड का उसको किस तरह से अचीव किया जाएगा। ठीक है, इन दिस मैनर जो प्रिंसिपल हैं ऑडिटिंग के वो बहुत सारे वेज प्रोवाइड करते हैं एग्जामिन करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि उनकी ट्रूथफुलनेस का पता लग सके। अब यहाँ पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं ऑडिटिंग के, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन से रूल्स इंक्लूड हैं। एग्जामिनेशन करने के लिए रूल्स इंक्लूड हैं, वेरिफिकेशन करने के लिए और कंफर्मेशन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल इन्होंने दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। जो वर्क होता है ऑडिटिंग का वो सेपरेट है एंड इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द वर्क ऑफ अकाउंटिंग। जब अकाउंटिंग का काम ख़त्म होता है उसके बाद ऑडिटिंग का काम स्टार्ट होता है, तो ये अकाउंटिंग से रिलेटेड तो है लेकिन सेपरेट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एक अलग ही काम है जो कि अकाउंटेंसी पर थोड़ा सा बेस्ड कह सकते हो, लेकिन अलग मैनर में होता है इसका काम। इन द ऑडिट जो अकाउंट्स हैं वो एग्जामिन किए जाएंगे इन इंडिपेंडेंट एंड अनबाइस्ड मैनर। जो अकाउंट्स को एग्जामिन करने का काम हम ऑडिटिंग में करते हैं तो वो किस तरह से होना चाहिए, इंडिपेंडेंट मैनर में होना चाहिए और अनबाइस्ड मैनर में होना चाहिए। किसी भी तरह का बाइस्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कोई पर्सनल बाइस या किसी भी तरह की इम्पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ यही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। जो वर्क होता है ऑडिटिंग का वो बेस्ड होता है सारे उन काम से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कि ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिटिंग का, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अचीव करने के लिए जो ऑडिटिंग की जा रही है वो ऑडिटिंग भी अनबाइस्ड मैनर में ही होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब है कि जो ये जो प्रिंसिपल है इसमें जो ऑडिटर है वो एग्जामिन करेगा मटीरियल ट्रांसैक्शन। मटीरियल ट्रांसैक्शन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ट्रांसैक्शंस जिनमें फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उन फ्रॉड को और उन एरर को डिटेक्ट करेगा और बहुत डीप मैनर में डिटेक्ट करेगा और मटेरियल ट्रांसैक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट ट्रांसैक्शंस पर। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। अब जो क्लाइंट है अब उसने उसको सारे रिकॉर्ड्स भी दे दिए, ऑडिटर को सारे एविडेंस भी प्रोवाइड करा दिए, और अगर ऑडिटर को डाउटफुल रहा कुछ भी तो उसने एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड करा दी। अब ऑडिटर का क्या काम बनता है, जितने भी रिकॉर्ड्स उनको प्रोवाइड हुए हैं, जितने एविडेंस प्रोवाइड हुए हैं, एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी उसको दी गई हैं, तो वो उन सब के एक रिज़ल्ट बनाकर, एक रिपोर्ट बनाकर अपने क्लाइंट को सबमिट कराएगा। उस रिपोर्ट में क्या होगा, उसकी एग्जामिनेशन की सारी समरी होगी जो कि ये बताएगी कि क्या उसके जितने भी अकाउंट्स हैं क्लाइंट के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो सही हैं या नहीं है। वो एक तरीके से एक फुल डिस्क्लोजर होगा उस ऑडिटिंग प्रोसेस का। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। ऑडिटिंग प्रोसीजर्स इंक्लूड ऑल दोज टास्क विच आर अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। ये वो प्रोसीजर है
जहाँ पर जितने भी टास्क कंप्लीट किए जा रहे हैं वो कब किए जा रहे हैं, जब एग्जामिनेशन हो रहा है अकाउंट्स का। कुछ सर्टेन प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और एक परमानेंट आप कह सकते हैं कि पहले से ही डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को जज किया जाएगा कि एक्यूरेट हैं कि नहीं है। उन सबको चेक करने का जितना भी प्रोसीजर किया जाता है उन प्रोसीजर को हम ऑडिट प्रोसीजर के अंदर लेंगे। ऑडिटर चूज़ करता है कि किस ऑडिट टेक्निक को वो यूज़ करेगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। जिस तरह का सर्कमस्टांस होगा, जिस तरह की सिचुएशन होगी, उस तरह से वो ऑडिट टेक्निक को यूज़ करेगा। और वो डिमांड कर सकता है वेरियस इन्फॉर्मेशन की, डॉक्यूमेंट्स की क्लाइंट से, जैसे उनकी एसिड से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उनको चाहिए या लाइबिलिटी से रिलेटेड किसी भी तरह का एविडेंस चाहिए, और कोई भी अदर मैटर है बिजनेस के, उनको भी वो देखेगा और डिमांड कर सकता है अपने ऑडिट प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज, इनके हेल्प से कंडक्ट हिज इन्वेस्टिगेशन, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को भी कंडक्ट कराएगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अगर हम बात कहें तो इन्वेस्टिगेशन एक अलग प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि ऑडिटर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करता है, बट डीप में अगर उसको करना होगा तो वो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग करेगा। अगर उसको डीप में करना है तो वो डीप इन्वेस्टिगेशन करेगा, अदरवाइज नॉर्मल टेस्ट चेकिंग हो सकता है वो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑडिट टेक्निक्स। अब ऑडिट की टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी हैं यहाँ पे, 10 टेक्निक्स हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं। अब टेक्निक्स में क्या है, जब भी ऑडिटिंग कंडक्ट की जाएगी जो टेक्निक्स अप्लाई होगी और वो एविडेंस को भी चेक करेगा साथ के साथ। ठीक है, जिस भी टेक्निक को अप्लाई करेंगे और एविडेंस को भी लेते हैं। एविडेंस इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द ट्रूथफुलनेस ऑफ द अकाउंट्स आर नोन एज ऑडिट टेक्निक्स। ऑडिट टेक्निक्स आर दोज मेथड्स, ये वो मेथड्स हैं ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, किस तरह की परफॉर्मेंस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उनको हमने एग्जामिन करना है। ठीक है, तो हम किस तरह का वे यूज़ करें जिसकी वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया जा सके और फ्रॉड्स और जितने भी एरर्स हैं उनको डिटेक्ट भी किया जा सके। ऑल द टेक्निक्स यूज्ड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड इन द ऑडिट टेक्निक्स। यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी एक ऑर्डर में यूज़ की जाती हैं। किस लिए यूज़ की जाती हैं कि जितने भी ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो सके और उस तरह से ऑडिट टेक्निक को यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर जो ऑडिट टेक्निक है वो खुद से सारा का सारा काम नहीं करेगी, यहाँ पे फिर भी आपको एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और एविडेंस कहाँ से मिलेंगे, जो आपका क्लाइंट है वो आपको सारे के सारे एविडेंस प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे जो भी एविडेंस हैं उनको यहाँ पर वाउचर्स की फॉर्म दी गई है, या हम कह सकते हैं कोई अदर डॉक्यूमेंट्स। मेनली जो एविडेंस सबसे पहले चेक किया जाता है वो वाउचर से किए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी कोई भी सामान को परचेज़ करेगी उसके लिए भी उसको बिल मिलेगा। बिल को यहाँ पर वाउचर कहा गया है, बिल मिलेगा। और अगर वो सेल भी करेगी तो वो बिल इशू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेन वाउचर्स देखे जाते हैं, बाकी अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वो चेक करेगा। उसके बाद है यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं किस तरह की ऑडिट टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा। पहला है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकली जाकर आप वेरीफाई करेंगे सारी चीज़ें। फिजिकली इन्वेंट्री को चेक करेंगे, जो स्टोर में पड़ी हुई है उस इन्वेंट्री को चेक कर सकते हैं कि हाँ आपके अकाउंट सही हैं। ठीक है, मान लो उन्होंने बोला कि हमारे पास 10 डब्बे पड़े हैं अभी भी, तो आप जाकर देख सकते हैं कि हाँ 10 के 10 डब्बे हैं कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबल एविडेंसेस। जितने भी आपको एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं उनकी वेरिफिकेशन करना, ये भी एक ऑडिट टेक्निक है। फिर नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ द वर्क ऑफ बुक कीपिंग। जो भी बुक कीपिंग का काम हुआ है उसको देखना एक बारी, एग्जामिन करना कितने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने हमें प्रोवाइड कराए हैं उसका क्या सोर्स था। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करना। कंडक्ट इंक्वायरीज, अगर कोई भी डाउट लगता है तो इंक्वायरी कंडक्ट करा सकते हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स जो होते हैं, सब्सिडरी बुक्स जो होती हैं उनको भी यहाँ पर एग्जामिन किया जाता है। इस्टेब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन वेरियस फैक्टर्स, जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं रिलेशन बनाकर एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर भी एग्जामिन किया जा सकता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालाइज किया जाएगा। यानी ये जितने भी काम हैं इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको चेक करने का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, बुक कीपिंग को चेक कर सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल इन्वेंट्री कर सकते हैं। यानी जो भी
उसको ठीक लगेगी टेक्निक, वो जाकर वो कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक। अभी हमने 3 चीज़ें करी, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑडिट टेक्निक्स। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, ये जो है ये तीनों चीज़ें ऑडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे से। इन एवरी ऑडिट द प्लान फॉर एग्जामिनेशन वर्क इज़ मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रिंसिपल्स। जो भी प्लान बनाया जाता है एग्जामिनेशन वर्क का, वो सबसे पहले किस बेसिस पर बनाया जाएगा? ऑडिट प्रिंसिपल के बेसिस पर, क्योंकि वहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ये जो प्लान है हमेशा किसके हिसाब से चलेगा? जो भी बेंचमार्क्स हैं, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं उनके हिसाब से ही प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग ऑडिट प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, और फिर ऑडिट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि ऑडिट की टेक्निक्स क्या हम लोग यूज़ करेंगे कि जिससे हम एविडेंस को देख सकें, एग्जामिन कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, परचेज ऑफ गुड इज़ ऑलवेज अ डेबिट। परचेज ऑफ गुड्स हमेशा डेबिट होगा, एक प्रिंसिपल है। ठीक है, करते हैं अकाउंट्स में परचेज को डेबिट करते हैं। 2, अगर आपकी क्रेडिट सेल हुई है तो दूसरे पर्सन क्रेडिट परचेज हुई है तो आप दूसरे पर्सन का नाम लिखेंगे। अगर कैश में हुई है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो है, अब यहाँ पर इन रिलेशन टू दिस द एस्टिमेशन ऑफ द परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव्ड नोट एंड इनवॉइस एंड फिजिकली वेरीफाइंग द गुड इज़ द प्रोसीजर एंड वेरीफाइंग देयर ट्रूथफुलनेस एंड करेक्टनेस इज़ द ऑडिट टेक्निक। अब देखो यहाँ पर अब प्रोसीजर के अंदर क्या आएगा? ये तो आपने परचेज करी, अब परचेज तो क्या होगी? हमेशा डेबिट होगी, इन्होंने ये बोला। अब ये क्या आ गया? प्रिंसिपल। ठीक है, अभी हमने प्रिंसिपल का रिलेशन और इन तीनों का रिलेशन देखना है। अब प्रोसीजर की बात देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब इसके रिलेशन में जो परचेज ऑर्डर आपने किया होगा, गुड्स रिसीव्ड नोट आपको मिला होगा, इनवॉइस मिला होगा यानी उसका बिल मिला होगा, और फिजिकली आपने वेरीफाइंग किए होंगे कि गुड्स ठीक हैं कि नहीं है, हमारे पास कोई डिफेक्टेड गुड्स तो नहीं आ गए। तो ये जितना भी सारा काम हुआ होगा ये किसके अंदर आ गया? आपका प्रोसीजर के अंदर आ गया। ठीक है, अब आपने प्रोसीजर भी कर लिया, प्रिंसिपल भी फॉलो कर लिया, आपने सिंपल एंट्री कर ली, उसके बाद आपने सब कुछ चेक कर लिया। अब आपकी बात आती है टेक्निक की। अब हमने ये वेरीफाई करना है कि ये सारा जो भी काम हुआ है ये सही है या करेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए ऑडिट टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। ऑडिट टेक्निक में क्या करोगे? फिजिकली जाकर वेरीफाई कर लोगे, या फिर आप लोग क्या करोगे? जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इससे मिला लोगे, जो भी सामान आया है। आपने सिर्फ क्या किया? गुड्स को जाके देखा कि हाँ सही है कि नहीं है। अब यहाँ पर टेक्निक के अंदर आप क्या देखोगे कि जो गुड्स आए हैं वो जो बिल मिला है उसके अकॉर्डिंग आए हैं कि नहीं आए, जितनी क्वांटिटी मंगाई थी उतनी क्वांटिटी आई है कि नहीं आई, जिस क्वालिटी के गुड मंगाए गए थे वो क्वालिटी वाले ही आए हैं या नहीं आए। तो ये जितना भी सारा प्रोसीजर होगा ये किसके अंदर आ जाएगा? ऑडिट टेक्निक के अंदर। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ से बात करें सेल्स की, अगर ऑडिटिंग में सेल्स क्रेडिट सेल्स हुई है देन यहाँ पर आप किस स्टेजेस से गुजरेगा? प्रिंसिपल, प्रोसीजर और टेक्निक का प्रोसेस। प्रिंसिपल में क्या होगा? जितनी भी क्रेडिट सेल्स हुई हैं उसको आप क्या कर दोगे? रिकॉर्ड कर दोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, फिर प्रोसीजर में क्या होगा? प्रोसीजर में आपने ये देखना है, ऑडिटर ने कीपिंग दिस प्रिंसिपल इन माइंड द ऑडिटर विल डिटरमाइन द ऑडिट प्रोसीजर इन विच ही विल डिसाइड दैट द सेल्स ऑर्डर चेक करेगा, इनवॉइस चेक करेगा, जो भी गुड्स डिस्पैच हुई हैं उन गुड्स डिस्पैच बुक को चेक करेगा, और जो भी एंट्री हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको एग्जामिन करेगा। टेक्निक के अंदर क्या करेगा? जो भी एविडेंस है यानी वाउचिंग है, चेकिंग है, इंस्पेक्टिंग है, वेरीफाइंग है, इवैल्यूटिंग है, यानी वहाँ पर जाकर इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, वाउचर्स को चेक कर सकता है, और सारी की सारी एंट्रीज़ को चेक कर सकता है जो भी प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हुई हैं, और अदर अपनी कोई भी टेक्निक को यूज़ कर सकता है, और उनको एग्जामिन करने के लिए जो भी सही टेक्निक लगेगी उसको चूज़ कर सकता है। यानी इसलिए इन्होंने बोला है कि ये जो है क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के अंदर जो भी पर्सन ऑडिटर का काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकता है जब उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होगी, और कहाँ से रिसीव हुई होगी? फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहली क्वालिटी इन्होंने बोला कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी,
अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की इसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उस पर्सन को, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के पर भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो ये चेक कर सके कि अगर कभी जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं अकाउंटेंट के द्वारा, उसने सही प्रिपेयर किए हैं कि नहीं किए हैं, उसने वो प्रिंसिपल्स, वो कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो ये सारी अगर उसको नॉलेज होंगी, वो तभी एक्यूरेटली बता पाएगा कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें कोई फ्रॉड या एरर तो नहीं है, वो तभी डिटेक्ट कर पाएगा अगर उसको पूरी नॉलेज होगी। सेकेंड है नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस। जो ऑडिटर है उसके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि जहाँ पर वो ऑडिटिंग करने जा रहा है, जिस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो ऑडिट करने जा रहा है, उनका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, ठीक है। He should be familiar not only with the basic nature of the business organization whose book he is auditing, rather he should have the complete and comprehensive knowledge about all its special aspects. In this context, it would be beneficial for him if he inspects the organization himself before commencing the audit. इन्होंने क्या बोला, सिर्फ नेचर से ही उसको फैमिलियर नहीं होना चाहिए, बाकी और भी जो अदर एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के उनसे भी रिलेटेड उसको पता होना चाहिए, सारी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्रीहेंसिव नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट। वेरियस एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। एक्ट क्या है, क्योंकि टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स भी होती रहती हैं, तो वो बार बार चेक करता रहे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक्ट्स की किन किन एक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट की, कंपनीज एक्ट की, इनकम टैक्स एक्ट की, फैक्ट्री एक्ट की, सेल्स टैक्स एक्ट की, सेल्स ऑफ गुड एक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की, ठीक है। उसके बाद है एक्सपर्ट इन द वर्क ऑफ ऑडिटिंग। वो एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की भी और ऑडिटिंग करने के लिए भी वो एक्सपर्टाइज होना चाहिए, पूरी प्रैक्टिस उसको होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट। वो पर्सन इम्पार्शियल होना चाहिए, कोई पर्सनल बायस से काम ना करे, ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए और किसी भी पर्सन से इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। और अपना काम जो है बिना किसी दबाव के करे, बिल्कुल फ्रीली माइंड से करे, ठीक है। उसको फ्रीडम होनी चाहिए काम करने के लिए, और उसके अंदर इतनी ऑनेस्टी भी होनी चाहिए कि जितने भी जो फैक्ट्स हैं जो ट्रू हैं या फेयर नहीं हैं उनको भी वो डिस्क्लोज कर सके अपनी रिपोर्ट के अंदर। फिर है इंडस्ट्रियस, विजिलेंट एंड क्लेवर। वो पर्सन इंडस्ट्रियस होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए और क्लेवर होना चाहिए। ऑडिटर जो है हमेशा फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सके, इस तरह का होना चाहिए, एरर्स को डिटेक्ट कर रखे, इस तरह का होना चाहिए, और हार्ड वर्किंग टाइप नेचर का होना चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंस पर्सन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिकल। जब वो ऑडिटिंग कंटिन्यू करता है तो जो ऑडिटर है उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, और अगर कभी उसको एक्सप्लेनेशन के लिए भी बुलाना हो, अगर उसको लग रहा है कि ये फ्रॉड या एरर डिटेक्ट करने के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली आराम से किसी भी पर्सन को एक्सप्लेनेशन के लिए बुला सकता है। एंड एन ऑडिटर हैज़ टू बी प्रैक्टिकल होना चाहिए व्हेन डिमांडिंग सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशंस, सो दैट he does not end up asking for unnecessary clarification and in the minimum possible time for the maximum possible information is derived। यानी वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो फटाफट से इन्फॉर्मेशन निकलवा सके, वो मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवा सके, ऐसा पर्सन होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर पोलाइटनेस भी होनी चाहिए और साथ ही साथ ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। ऑडिटर जो भी बुक्स को एग्जामिन करेगा, उसकी करेक्टनेस को देखेगा, तो वो पर्सन हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अनबायस्ड मैनर में करे सारी की सारी एग्जामिनेशन। किसी भी तरह के फ्रॉड को या एरर को जो डिटेक्ट हुए हैं उनको छुपाए ना, फियरलेसली काम करे, बिना डरे, और किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सीक्रेसी। ऑडिटर हैज़ द राइट टू एक्सेस एंड एग्जामिन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। ऑडिटर के पास पूरा का पूरा राइट होता है कि वो किसी भी बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पूरी तरह से एग्जामिन कर सकता है। तो उस कोर्स में उसको बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है कंपनी की, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि कंपनी सीक्रेट रखना चाहती है वो भी मिल जाती है। तो वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए कि वो उन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को बाहर ना निकाले, उसको डिस्क्लोज ना करे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेगा जो कि उस कंपनी के लिए हार्मफुल हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर फ्रॉड की बात है,
कोई एरर की बात है तो उसको डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी अपनी रिपोर्ट में, लेकिन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को वो डिस्क्लोज़ नहीं करेगा किसी भी थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट है नॉट अनड्यूली सस्पिशियस। जो ऑडिटर है वो अनड्यूली सस्पिशियस पर्सन नहीं होना चाहिए, यानी शुड नॉट डू एनीथिंग विच गिव राइज टू अननेसेसरी पेलिनेस ऑफ सस्पेंशन। यानी कि सस्पिशन, ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए कि वो किसी अननेसेसरी चीज़ों को बाहर ले आए जो कि ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, किसी भी पर्सन को क्रिटिसाइज ना करे एंड शुड गिव ड्यू अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज़ टू सब्सटेंशिएट देयर स्टेटमेंट, और उनको पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी दे एम्प्लॉयज़ को कि वो अपनी स्टेटमेंट को सामने रख सकें। जैसे मान लो कोई एरर डिटेक्ट हो गया तो ये नहीं कि भाई तुमने ऐसा किया है, ये नहीं होना चाहिए। उसको एक मौका देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को भी, उस पर्सन को, ऑडिटर को, कि वो अपनी बात को रख सके कि भाई ऐसी एरर क्यों निकल कर आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है एबिलिटी टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली एंड इन्फ्लुएंशियली। जो ऑडिटर है वो हमेशा अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा, लेकिन ब्रीफ मैनर में करेगा, पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज भी करेगा। ब्रीफ का मतलब ये नहीं होगा कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन को छोड़ देगा, सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा लेकिन ब्रीफ मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स। यहाँ पर 3 कैटेगरी से डिवाइड किए गए हैं। पहला है अमैच्योर ऑडिटर, दूसरा है प्रोफेशनल ऑडिटर और तीसरा है गवर्नमेंट ऑडिटर। अमैच्योर ऑडिटर वो ऑडिटर होते हैं जो कि कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं ऑडिटिंग के वर्क के लिए। इन पीपल को बस एक हॉनरेरियम दिया जाता है, ये अपने हॉबी से थोड़ा बहुत काम कर जाते हैं ऑडिटिंग का, तो इनको एक छोटी मोटी एक फ़ीस दी जाती है बस। ठीक है, और इसको हम हॉनरेरी ऑडिटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, और ये जो ऑडिटर्स होते हैं ना, ये पूरा अपना एफर्ट भी नहीं लगाते और हार्ड वर्क भी नहीं करते ऑडिटिंग के प्रोसेस के अंदर। ठीक है, इसलिए इनको बोला गया है अमैच्योर, यानी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं है एज अ ऑडिटर। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ऑडिटर। ये जो है प्रोफेशनल होते हैं, यानी सीए होते हैं, और इन्होंने अपनी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ली रखी होती है बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, वहाँ से ये अपनी डिग्री लेते हैं। और ये जो है कॉम्पिटेंट और अप्रूव्ड ऑडिटर्स होते हैं। यूजुअली जितने भी बिजनेसमैन्स हैं या जो भी बिजनेस अंडरटेकिंग्स हैं, कमर्शियल अंडरटेकिंग्स हैं, जो कि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स या कंपनीज हो गई, वो यूजुअली प्रोफेशनल ऑडिटर्स को ही अपॉइंट करती हैं अपनी बुक्स को ऑडिट कराने के लिए। और ये जो ऑडिटर होते हैं ये कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते हैं किसी भी कंपनी के, और इनको अपॉइंट किया जाता है थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो है हाई फीस भी चार्ज करते हैं। और एक रीज़नेबल पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। एक रीज़नेबल पीरियड में वो सर्टेन टाइम पीरियड की, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑडिटर। ये जो गवर्नमेंट ऑडिटर होते हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं, यहाँ पर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है ऑडिट डिपार्टमेंट में वो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इन दोनों पर्सन्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये जो पर्सन होते हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो वेरियस ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट के, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। और यहाँ पर अ कम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑडिटर्स इज इंक्लूडेड इन द ऑडिट कोड। ऑडिट कोड में उनके लिए कंप्लीट एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है कि उनको क्या क्या किस तरह से ऑडिट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।